हाय फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन डाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट ये है, हम लोग देख रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे। हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ चुके थे। आइए देखिए प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन नाम सबसे पहले किसने दिया था? वर्जीलियस एवं मुल्डर ने दिया। ठीक है, दो साइंटिस्ट हुए, वर्जीलियस एवं मुल्डर नामक साइंटिस्ट। इन्होंने प्रोटीन की कॉन्सेप्ट को दिया। कब दिया था इसको दिया था 1838 से लेकर के 1839 के बीच में। ठीक है, अब प्रोटीन देखिए क्या होता है। यह शरीर का लगभग 14% तथा मृत और सूखे शरीर का 50%, यानी अगर लिविंग विंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा शरीर है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें 14%। अगर वो डेड कर जाता है तो उसमें ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, 50% के आसपास चली जाती है, तक भाग बनाती है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रोटीन की मात्रा क्या होती है। मनुष्य के मांसाहारी जो मांसाहारी भोजन करते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, उनके शरीर में क्या होती है, उनके भोजन में वो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी होता था, लेकिन प्रोटीन में एक चीज़ बढ़ जाता है क्या, कि अतिरिक्त लगभग 16% नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी 16% था। प्रोटीन के अणु टूटने पर अमीनो एसिड के अणु बनाते हैं, यानी प्रोटीन जब टूटता है, ब्रेकडाउन होता है इसका, तो ये अमीनो एसिड बनाता है। अतः प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं, यानी कि जब ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ के जब प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, उसके मोनोमर्स बनाता है, यानी कि अमीनो एसिड जब प्रोटीन टूटा तो अमीनो एसिड बना। इसका मतलब हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। कौन? प्रोटीन। अब प्रकृति में 300 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं लगभग, ठीक है, नियरली। लेकिन जीव द्रव्य में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के पॉलीमर्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स लगभग 10 के आसपास भोजन से तथा मनुष्य की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, लगभग 10 के आसपास, जिसे अनिवार्य या इसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? तथा कुछ अमीनो अम्ल, वो भी लगभग 10 के बराबर, टोटल 20 होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त होते हैं, इन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल या इसेंशियल कहते हैं। ये नॉन इसेंशियल था। ठीक है, अनानिवार्य, सॉरी यहाँ मैंने अनिवार्य पढ़ दिया था लग रहा है, ये अनानिवार्य, नॉन इसेंशियल है। लेकिन ये जो है इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि इनको हमारे बॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकता है इन अमीनो एसिड्स का, इसलिए हमको सीधे ये डायरेक्ट भोजन से ही मिलता है, इसलिए ये अनिवार्य है, इसेंशियल है। ठीक है, हमारे शरीर में अनुमानतः 50,000 से लेकर के 1 लाख तक विविध प्रकार के प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी एक नियर अबाउट फिगर है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए देखिए, प्रोटीन्स के कुछ पार्ट हैं, कुछ प्रकार हैं। इनको 2-3 प्रकार में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। पहला क्या है? सरल या शुद्ध प्रोटीन, सिंपल और प्योर प्रोटीन्स। क्या होते हैं? ये केवल अमीनो अम्ल इकाइयों, मोनोमर्स की बनी होती हैं। इसमें केवल अमीनो अम्ल के मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, यानी पॉलीमर नहीं होता। पॉलीमर जुड़ेगा तो फिर प्रोटीन्स हो जाता है, लेकिन ये अमीनो अम्ल केवल मोनोमर्स होते हैं, ताकि ये ब्रेक होते हैं तो तुरंत सीधे फिर अमीनो अम्ल बनेंगे। अमीनो अम्ल के मोनोमर्स होते हैं तो उसके बाद फिर वो टूटेंगे तो आगे फिर वो फर्दर सरल होते चले जाएंगे। अब इसमें पहला देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये इनको हिंदी में जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्या कहते हैं? कणिका वाले, जो जो जिसमें गोलाकार या कणिका वाले प्रोटीन है ना, कणक टाइप से, या गोलाकार स्फेरिकल जो होते हैं। ये जल, नमक, अम्लों तथा क्षार के तनु घोलों में घुलनशील। अब देखिए, ये जल और नमक तथा अम्ल और क्षार के जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होती है उसमें घुलनशील हैं, सॉल्युबल हैं। रचना में जटिल अणु वाले प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, इसको देख लेते हैं। अंडे में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स मिलता है वो क्या है? वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन यानी गोलाकार प्रोटीन है। ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन्स मिलता है, ब्लड प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, पेशियों में मायोग्लोबिन, और न्यूक्लियो प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स आपको खूब पता है, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर के फिर क्या न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड ही को हम क्या बोलते हैं? डीएनए का पॉलीमर्स होता है। ठीक है, तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए क्या है, अनाज में जो ग्लूटेलिन्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। दालों में जो प्रोलैमिन्स, ये सब गोलाकार प्रोटीन होते हैं, जितने भी पढ़े गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। ये जल में अघुलनशील प्रोटीन्स हैं। जो फाइब्रस, वो तो घुलनशील थे, लेकिन ये अघुलनशील हैं, नॉन सॉल्युबल हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ मिलते हैं देखते हैं। संयोजी ऊतकों, उपास्थियों, हड्डियों, टेंडन्स एटसेट्रा में कोलाजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन प्रोटीन मिलती है। ठीक है,
और कहाँ कहाँ मिलता है? त्वचा, सींगों, नाखूनों, पंखों, बालों में। केराटिन जो प्रोटीन होती है वो भी क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन होती है। पंखों मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनके पंख, और जो हेयर्स होते हैं जो बाल के ऊपर जो होती है, नाखूनों के ऊपर जो हमारे प्रोटीन, हम नाखूनों में भी प्रोटीन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नाखून में कौन सी प्रोटीन मिलती है, और बाल में भी पूछा गया है ह्यूमन हेयर्स के बाल में कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। तथा पेशियों में एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ये भी दो प्रोटीन हैं पेशियों के अंदर पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। ये भी क्या है? ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। रक्त में थक्का के लिए फाइब्रिन, ये सब तंतुवत प्रोटीन, हिंदी में फाइब्रस को तंतुवत प्रोटीन बोलते हैं। अब देखिए, ये फाइब्रिन प्रोटीन भी होती है, ये भी क्या होती है? ये हमारे ब्लड में जब चोट लग जाने पर वुंड हो जाता है, तो जब ब्लड जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए क्या बनता है? क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, फाइब्रोनोजन फाइबर्स का, तंतु का इसी का क्लॉटिंग, ये पूरा जाल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी बनाता है, तो हमारे जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसीज वगैरह होती हैं, वो बाहर नहीं आती, इसमें रुक करके जाम हो जाती हैं, ठीक है, मीन्स फ्रीज कर जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी सरल प्रोटीन पढ़े थे, अब देखते हैं क्या है? अनुबंध प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये सरल प्रोटीन्स के यौगिक हैं, ठीक है, ये भी सरल ही प्रोटीन है, लेकिन उनके यौगिक मतलब क्या? कंपाउंड, यानी नंबर ऑफ द सरल, जब सिंपल प्रोटीन सरल प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड या अनुबंध। तथा ये निम्न प्रकार के होते हैं। फास्फोप्रोटीन्स देखते हैं कहाँ मिलता है? दूध में केसीन के यौगिक हैं, ठीक है, फास्फोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहाँ होते हैं? हिस्टोन के यौगिक हैं, ठीक है। यौगिक मतलब समझ रहे हैं ना? ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स में जो अब ये पॉलीमर या मोनोमर होगा या छोटा होगा, सरल होगा। अब यही जब आपस में जुड़ करके ढेर सारी नंबर ऑफ द जब मोनोमर्स जुड़ जाते हैं तो उसी को हम यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स या म्यूकोप्रोटीन्स। अब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन्स के यौगिक हैं, ठीक है। फिर क्या है? क्रोमोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स एवं रंगा पदार्थ के यौगिक हैं। लाइपोप्रोटीन्स, रुधिर में पाए जाने वाले यौगिक हैं, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स। अभी भी ध्यान रखिएगा कि ये रुधिर में पाए जाने वाले हैं। लाइपोप्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्युत्पन्न प्रोटीन थर्ड देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स या डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये सरल और अनुबंध प्रोटीन के अधूरे जल अपघटन से बनते हैं। यानी जो सरल और अनुबंध प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स का जो ये हाइड्रोलिसिस होता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, और अधूरा टूटता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो उसके अपघटन से क्या बनता है? कंजुगेटेड या डिराइव्ड प्रोटीन है या डेरिवेटिव्स प्रोटीन्स बनते हैं। अब देखते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन्स का महत्व क्या है। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा इस पर आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस सीधे आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग करते चल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेक्चर, अभी इसमें कई पार्ट हमको पढ़ने हैं, कई पार्ट देखने हैं, ठीक है ना। इसके वही तो न्यूट्रिशन चल रहा है, इसके बाद फिर डाइजेशन का पार्ट देखना है, ठीक है। प्रोटीन्स जीव द्रव्य की भौतिक दशाओं, ठीक है, सॉल एंड जेल का नियंत्रण करती हैं। सॉल एंड जेल क्या है? ये भौतिक दशा मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो लिक्विड होती है ना, जो फ्लूइड होती है सेल के अंदर, उसकी दो अवस्थाओं में मिलता है, एक सॉल एंड जेल। जेल जो होता है काफ़ी कंसनट्रेट होता है, गाढ़ा होता है, सॉल हल्का डाइल्यूटेड होता है। तो इनकी जो भौतिक फिजिकल कंडीशंस होती हैं उसको ये नियंत्रित करता है। कौन? प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेती हैं तथा कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए भी आवश्यक होती हैं, ठीक है। ये हमें पता ही है कि हमारे सेल्स में जो हमारे बॉडी में सेल का जो डेड होती हैं सेल, उनको रिपेयर करके ये नए नई सेल बनाता रहता है हमारी, जिससे कि हमारे सेल हमारे बॉडी में इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, मरम्मत होती है। अनेक जटिल प्रोटीन्स उत्प्रेरक या एंजाइम का भी कार्य करते हैं। इसी के बेस पे साथियों हम क्या बोलते हैं? इसी के बेस पे जो प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अब आइए देखते हैं अगला, और इसमें क्या पॉइंट है। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में तथा रुधिर पदार्थों के परिवहन का भी कार्य करते हैं। अब देखिए, कुछ तो हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करते हैं प्रोटीन, और कुछ कंडक्शन का कार्य करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का संवहन करती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना इसमें, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ एक स्थान से एक सेल से दूसरे सेल तक पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, तो क्या करती है? कंडक्शन यानी परिवहन का भी कार्य करती है। कुछ प्रोटीन्स हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा कुछ आनुवंशिक लक्षणों जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, को नियंत्रित करती हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं हमारे डीएनए में, क्रोमोसोम्स में मिलती हैं। एक्टिन एंड मायोसिन पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करती हैं। जो हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलती है। ये क्या करती है? उसको कंट्रैक्शन और शिथिलन, ठीक है, डिकंट्रक्शन का काम करती हैं, उसमें मूवमेंट होती है। आगे है फाइब्रोनोजन एंड थ्रोम्बिन, रुधिर में होती है तथा चोट लगने पर थक्का बनाती हैं, ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन एंड थ्रोम्बिन प्रोटीन। कुछ एसिड बेस बैलेंस में भी मदद करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो हमारी सेल के अंदर जो उसके जो
फ्लूइड है उसमें एसिड बेस को भी मेंटेन करती हैं, बैलेंस करती हैं, ये आयनों में ब्रेक होकर के। ठीक है, अब अगला देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या रहा हम लोगों को पढ़ने में इसमें, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया, अब फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड, इसको भी देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले किसने की थी? फ्रीडरिक माइकर ने 1869 में। ठीक है, और नाम दिया था इसको न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमान ने 1889 में। ठीक है, आइए, इनके अणु प्रोटीन के अणुओं से भी बड़े एवं जटिल होते हैं। किसके? न्यूक्लिक अम्ल के। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड अणुओं के पॉलीमर्स अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी बहुलक होते हैं। अब देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड अणुओं के पॉलीमर्स यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या होता है? ढेर सारा पॉलीमर्स यानी बहुलक बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैंने बताया ही है कि शुगर्स और नाइट्रोजन बेस मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, उसी को न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स हो जाता है तो उसी को हम डीएनए बोलते हैं। आइए, हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, दो तरह की मिलती हैं। अब इसका महत्व तो देखते हैं क्या है। डीएनए के अणु आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए के जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस होती है ना, ये डीएनए जो होती हैं इनके जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स क्या होता है? अभी तो आप जीन्स नहीं जानते, तो क्या होता है जीन्स? डीएनए बहुलकों के छोटे छोटे खंड यानी जो डीएनए का पॉलीमर्स है उसके छोटे छोटे पार्ट अगर जो होते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों को जीन्स कहते हैं। ठीक है, या जीन्स कहलाता है। और डीएनए के अणुओं द्वारा संश्लेषित विभिन्न आरएनए के अणु केंद्रक से कोशाद्रव्य में पहुंचकर, देखिए क्या, फिर से समझिए इसको, डीएनए के अणुओं द्वारा संश्लेषित विभिन्न आरएनए यानी कि आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? डीएनए के अणुओं द्वारा। अब आरएनए के अणु केंद्रक यानी कि केंद्रक में होते हैं, तभी तो केंद्रक से कोशाद्रव्य में जा रहे हैं, तो केंद्रक से निकल के कोशाद्रव्य में पहुंचकर राइबोसोम्स में विविध प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। यानी कि डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लिक एसिड किसमें? प्रोटीन के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है, आपको डिटेल में समझा दिया। आइए नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन से मिल जाएंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएंगे, जो कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वही बार बार मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। आगे 5th नंबर पर देखते हैं वाटर। ठीक है, बहुत ही मैंने साथियों एकदम की पॉइंट्स इसमें उठाया जो मेन जो एग्जाम में टच किए जा सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने जो गैर जरूरत की चीज़ों को उनको अवॉइड करने का कोशिश किया है। वाटर क्या है? जीव शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का क्या कह लेना, जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी का 45 से 90% तक भाग क्या होता है? जल होता है। और स्वयं के शरीर यानी ह्यूमन बींग्स के शरीर में 57% तक 57% और नवजात शिशु में 75% तक भाग क्या होता है? जल का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्व क्या है। वाटर को साथियों क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक घोलक बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है, सार्वत्रिक घोलक कौन है? वो वाटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यही घोलता है अपने अंदर। अब आगे देखते हैं कि कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, लसिका, मूत्र और श्वेत मतलब पसीना एटसेट्रा आदि का आधारभूत तरल क्या है? जल ही है। यानी कि इनके बेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी के लिक्विड के जो भी ये फ्लूइड है इनके बेस में यानी ज़्यादा मात्रा में क्या है? वाटर होता है। सॉरी, जल स्वयं एक उपापचयी पदार्थ का भी काम करता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। यह पाचन में पोषक पदार्थों का जल अपघटन करके कोशिका के उपापचयी अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, आगे क्या है? जल के अणु आयनों का संतुलन अर्थात अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह शरीर में ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। आपको पता ही है कि जब हमारे क्या भाई पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है ना, जबकि पृथ्वी क्या होती है? जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होती है। तो हमारी जब हम गर्मी के सीजन में, समर सीजन में जब लू वगैरह चलता है तो क्या होता है? हमारा पानी जो हम पीते हैं तो पीने से हमारा क्या होता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर और ठंडी में भी बहुत मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज लवण। ठीक है, मिनरल सॉल्ट, हम लोग इसको 6 पॉइंट कर लेते हैं। खनिज लवण क्या है? 7 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था ना। ठीक है, जो क्या है? न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं पोषक तत्व में।
आइए देखते हैं क्या है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज लवण मुख्यतः आयनों के रूप में होते हैं, ठीक है, आयंस के फॉर्म में। आयन समझते हैं ना, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको जब ब्रेक कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो उसको हम आयंस बोलते हैं, होते हैं। ये शरीर के कुल भार का, हमारी यानी कि ह्यूमन बॉडी जितना होती है उसके शरीर के कुल भार का लगभग कितना, 4 से 5% तक अंश बनाते हैं, ठीक है, 4 से 5% तक अंश बनाते हैं। इन्हें भोजन से ही प्राप्त किया जाता है, किसको, आपके खनिज में यानी मिनरल साल्ट को। इनके बिना शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखना असंभव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए। इसके लिए इसलिए इन्हें अल्प पोषक, ठीक है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इनका महत्व क्या है बॉडी में। कुछ खनिज आयन उपापचयी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों और दांतों के प्रमुख घटक होते हैं। हमारी दांतों में क्या कैल्शियम फॉस्फेट और हड्डियों में भी होता है। कुछ खनिज तत्व हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन, रक्त जामन के लिए भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। कुछ कोशिका कला की पारगम्यता को भी प्रभावित करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी परमेबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि किन चीज़ों को अंदर आने देना है, किन चीज़ों को नहीं आने देना है, ये हमारी मिनरल सॉल्ट भी डिसाइड करती हैं उसमें, ठीक है, रोल प्ले करती हैं। कुछ शरीर में तरल का पीएच तथा रुधिर दाब का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। पीएच समझते हैं ना, एसिडिक और अल्कलाई मीडियम, अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करना पीएच के बेस पे होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है, विटामिन्स। ये शायद हमको लग रहा है 7th पॉइंट होगा ना, विटामिन्स। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है, विटामिन्स, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक में, न्यूट्रिएंट्स में। आइए अब देखते हैं विटामिन्स क्या है। आपको पता ही कि विटामिन्स कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। यह जंतु शरीर के उपापचय के लिए अत्यावश्यक होती है, आवश्यक नहीं अत्यावश्यक, अति आवश्यक होती है। यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा तो नहीं देते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कुछ दे देगा, उसमें एक विटामिन दे देगा, तो हमको लगेगा विटामिन तो बहुत जरूरी है, ये एनर्जी तो देता है, लेकिन क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है, ये एनर्जी नहीं देता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी जो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, ऊर्जा हमारी बॉडी में देते हैं, उनके रेगुलेशन में बहुत पार्टिसिपेट करता है। अतः इनकी कमी से उपापचय त्रुटिपूर्ण एवं शरीर रोगीला बन जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। और इनकी कमी से उत्पन्न रोग को क्या, अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। पूर्णता मतलब, पूर्णता मतलब पूरा पूरा, अपूर्णता मतलब कम, यानी कि अपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, अपूर्ण है, ठीक है, कमी है किसी चीज़ की। आगे देखते हैं, विटामिन अन्य पदार्थों से कुछ सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। बाकी जो और पदार्थ ना, उनसे कुछ सरल, कभी कोई इनको किसी किसी बुक में जटिल कार्बनिक यौगिक भी लिखता है। अब आइए देखते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की। इसकी खोज किसने की, एन.आई. लियोनिन ने 1881 में, और बताया कि भोजन में अज्ञात पदार्थों का सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है। इन्होंने खोज तो लिया था, लेकिन इसको नाम नहीं दे पाए थे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है, लेकिन उसका नाम नहीं दे पाए, काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। कौन, लियोनिन ने। तब क्या हुआ, फिर आगे इसका नाम जो है, जब डिस्कवरी करके आगे फर्दर इसमें इन्वेंशन करके कौन नाम दिया, एक हॉपकिंस एंड फुंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 में इसको नाम दिया विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। फुंक ने चावल के छिलके, अब पहली बार इसको कहाँ देखा था, चावल के छिलके से पहली बार बेरी बेरी रोग, ठीक है, बेरी बेरी जो विटामिन बी की कमी से रोग होता है ना, बेरी बेरी रोग को उत्पन्न होने से रोकने वाले पदार्थ को अलग किया। यानी कि विटामिन बी इसकी चावल के छिलके पर जो पाई जाती है, उसकी कमी से जो रोग होता है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और अलग किया। जीवों में अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिनमें से 13 का हमारे भोजन में होना आवश्यक है, ठीक है। अब ये विटामिन को देख लेते हैं। बेसिकली इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट होते हैं। बेसिकली को हम 2 पार्ट में होते नहीं है, बांट सकते हैं। क्या, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, और वसा में ए, डी, ई, के, ठीक है, एडेक भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एक ट्रिक के फॉर्म में एडेक भी ले सकते हैं, और ये बी, सी। अब आइए सर्वप्रथम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, विटामिन बी, और उसके द्वारा किसके द्वारा, फुंक के द्वारा, ठीक है ना, वही चावल के छिलके से। अब आइए देख लेते हैं साथियों कि इसको एक ये लिस्ट के फॉर्म में कि कौन कौन से विटामिन, उसका रासायनिक नाम क्या है और उसके स्रोत क्या है, कार्य क्या है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं। चलिए, इधर नाम हो गया, स्रोत हो गया, कार्य और कमी से रोग। पहला देख लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में जानते हैं ज़्यादा विटामिन घुलने वाले हैं, तो एडेक। तो विटामिन ए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब देखिए किसका स्रोत कहाँ का मिलता है, अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, कॉड ऑयल जिसे बोलते हैं, गाजर, हरी सब्जियाँ, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, नेत्र की शालाओं
सलाकाओं, ठीक है, रॉड्स जो होती है हमारे नेत्र में, जो हम आई ह्यूमन आई जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा रॉड हमारी आंखों में कौन सा रॉड्स होती हैं, में रोडोप्सिन का निर्माण एवं एपिथेलियमी स्तर की वृद्धि करती हैं। और इनकी कमी से क्या जीरोप्थैल्मिया या रतौंधी रोग हो जाती है, या कुंठित बुद्धि, यानी कि बुद्धि अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाती विटामिन ए की कमी से। रतौंधी साथियों, एक चीज़ यहाँ कंफर्म रखिएगा कि रतौंधी में ऐसे लोग बोलते हैं कि अंधा हो जाते हैं लोग, दिखता नहीं, ऐसा नहीं है। उनको अंधेरे में उनकी विजन जो होती है कम एक्टिव होती है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो उनकी रोशनी थोड़ी सी धुंधली हो जाती है अंधेरे में, बस इतनी सी बात है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं, दिखता है। आगे क्या है, विटामिन डी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल, कॉड ऑयल, विटामिन डी के लिए तो बिल्कुल, गुर्दे और अंडे, ठीक है। और इनके कार्य क्या हैं, हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण, क्षुद्रांत समझते हैं, जो बड़ी आंत होती है उसको क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी भोजन में होता है बड़ी आंत में, उसका अवशोषण करते हैं कौन, विटामिन डी। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, तथा ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई, विटामिन ई, इसको इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अभी कहाँ का मिलता है, अंडे, गेहूं, हरी सब्जियां, मांस, ठीक है, आदि। अब इनका कार्य क्या है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा प्रजनन में आवश्यक, यानी रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, विटामिन ए। अब इनकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी तथा जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, अगर इनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेंगी तो। नेक्स्ट क्या है, विटामिन के, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। क्या क्या, सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर, हरी सब्जियां, आंत के जीवाणु, यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो इंटेस्टाइन होती है उसमें इनके जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसका संश्लेषण करते हैं विटामिन के का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन का ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में संश्लेषण हो पाता है। आगे क्या है, इनकी कार्य क्या है, रुधिर के थक्का जमाने में विटामिन की बहुत जरूरी है, में आवश्यक होता है। यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोथाम्बिन जो हमारी किसमें, ब्लड में जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। हीमोरेज, इनकी कमी से क्या होता है, हीमोरेज यानी रुधिर स्राव, यानी थक्का न जमना, जब किसी को चोट लग जाएगा ना तो उसका ब्लड बहुत ज़्यादा देर तक बताता है कि उसका थक्का बहुत देर तक बनेगा, तब तक ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो इनकी कमी से ये रोग हो जाता है, थक्का यानी हीमोरेज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में विलेय विटामिन या घुलनशील विटामिन कौन सा है, पहला क्या है, विटामिन बी सी है, 2 ही विटामिन है। अब विटामिन बी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, 12 तक उसमें विटामिन B1 B2 कैसे करके 12 विटामिन है। अब देखते हैं विटामिन B1, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको थियामिन। अब कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है, ईस्ट है ना, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, हरी सब्जियां। इसके कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पचाने में ये क्या करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, कौन, विटामिन बी। इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के उनसे देखते हैं, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 देख लेते हैं, इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन। अब इसमें देखिए इसको स्रोत कहाँ से मिलती है, हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत तथा मांस, ठीक है, मांस से भी मिलते हैं। आगे क्या है, इनका कार्य क्या है, अमीनो अम्लों की उपापचय, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। एफएडी कोएंजाइम का भाग है, ठीक है। अब एफएडी में आपको डिटेल स्टडी लूंगा जब, तो उसमें बता दूंगा कि क्या होता है, जब हम लोग डीएनए वगैरह पढ़ेंगे तो। इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस यानी होठ का फटना, होठ में जैसे हैं बहुत लोग बचपन में भी बहुत ज़्यादा होठ अक्सर फटती रहती है बच्चों की, तो उनको होठ का फटना। और क्या होता है, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन भी हो जाती है, ठीक है, इसकी कमी से। विटामिन B3, इसको निकोटीनिक एसिड या नियोसिन भी बोलते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम इसका। कहाँ मिलता है, ईस्ट, मांस, यकृत, अंडा, वृक, टमाटर, मूंगफली, दूध, मटर, ये सब इसके स्रोत हैं जहाँ से मिलता है। इसके कार्य क्या है, उपापचयी क्रियाओं में कोएंजाइम ए का मुख्य भाग होता है, ठीक है, जो एंजाइम ए होती है उसके कोएंजाइम्स, ठीक है, उपापचय में सहयोग करते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस या पेलाग्रा या एक्जिमा इसको बोलते हैं, तथा 4D सिंड्रोम रोग भी होता है, ठीक है, कौन से, विटामिन B3 की कमी से। अब क्या है, विटामिन B5, इसको हम इंग्लिश में क्या इसका नाम है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसमें साथियों बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा नियासिन इसका नाम और नियासिन का नाम मिलेगा पेंटोथेनिक, लेकिन ये पेंटा मतलब 5 होता है, तो इसलिए पेंटोथेनिक एसिड इसका मैंने कई बुक में रेफरेंस चेक किया और गूगल पे भी सर्च किया तो इसको पेंटोथेनिक ही मिला है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में भी क्लास 10 के एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका नाम नियासिन दिया हुआ है और विटामिन B3 का पेंटोथेनिक एसिड दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार अगर डाउट होगा तो। चलिए, मांस, यकृत, अनाज, ईस्ट, दूध और मछली, और इसके कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, यानी पचने में, ठीक है।
आगे क्या है, इसकी कमी से क्या हो जाता है रोग, जीभ व त्वचा पर क्या होती है, पपड़ी सा, यानी इसको भी पेलाग्रा ही बोलते हैं। और क्या हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं इसकी कमी से, विटामिन बी 5 की कमी से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाल के सफ़ेद होना किसकी विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी 6 जिसको पायरोक्सिन बोलते हैं, स्रोत क्या है, शुष्क फल, सूखे फल, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, ईस्ट। ठीक है, काम क्या है, अमीनो अम्ल प्रोटीन का उपापचय करते हैं, कौन, विटामिन 6। ठीक है, विटामिन बी 6। रोग कौन सा होता है, एनीमिया या चर्म रोग जिसको डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, और पेशियों में ऐंठन होने लगती है इसकी कमी से। विटामिन बी 7 या विटामिन एच भी इसको बोलते हैं, किसको, विटामिन बी 7 को। और इसका हिंदी नेम क्या, केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। ठीक है, स्रोत मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट्स, सब्जी, फल, ईस्ट आदि। काम क्या है, वसी और अमीनो अम्लों के संश्लेषण में यह सह एंजाइम का कार्य करते हैं। ठीक है, रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, चर्म रोग या बालों का झड़ना, विटामिन बी 7 या विटामिन बी एच। ठीक है, विटामिन एच की कमी से यानी बायोटिन की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन इसको भी बोलते हैं, क्या है, कच्चा यकृत। ठीक है, लिवर, जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनके लिए ये कच्चा अगर यकृत खाते हैं तो उनको मिलेगा। मांस, मछली, दूध, अंडा, आंत के जीवाणु। ठीक है, ये भी देखिए 2 जीवाणु, एक तो उधर भी एक ठो मिला था विटामिन, देख लीजिएगा, याद करिएगा। कार्य क्या है, रुधिर, लाल रुधिराणुओं तथा न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सह एंजाइम होते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं जी लाल रुधिराणुओं के फॉर्मेशन में। कमी से रोग कौन सा होता है, परनिस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां भी हो जाती हैं इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विटामिन बी 9 से लेकर के 11 तक इसको बोलते हैं, या इसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम फॉलिक एसिड या सीधे विटामिन फॉलिक एसिड भी बोल के लेते हैं, इसको बोलते हैं। और क्या है, कहाँ मिलती हैं, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट। ठीक है, कमी, इसको काम क्या है इसका, न्यूक्लिक अम्लों का उपापचयन। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों को पचाते हैं, शारीरिक वृद्धि में काम करते हैं, रुधिराणुओं का निर्माण भी करते हैं। कमी से क्या होता है, एनीमिया जिसको अरक्तता बोलते हैं, ब्लड की कमी, और कुंठित बुद्धि भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि बुद्धि का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। और ये पार्टली क्या वाटर सॉल्युबल होते हैं, कभी कोई ये भी पूछा था कि हाँ ये मतलब पार्टली मतलब क्या, आधे घुलनशील, पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, कुछ घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कौन सा विटामिन बचता है, लास्ट विटामिन सी। विटामिन सी देख लेते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्रोत क्या है, नींबू, आंवला, मौसमी संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, यानी जितने खट्टे फल होते हैं उसमें ये मिलता है। ठीक है, और काम क्या है इसका, क्रेब्स चक्र में सहायक कोलेजन तंतुओं में अंतराकोशिक मैट्रिक्स बनता है तथा दांतों के डेंटिन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल क्या होती है, जब हम लोग उसको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे ना बढ़िया डिटेल में एकदम चैप्टर, तो उसमें हम आपको बताएंगे सेल के अंदर जो एक 2 साइकिलें होती हैं, पायरुविक एसिड बनता है, क्रेब्स साइकिल एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। ठीक है, आगे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, मसूड़ों से रक्त का स्राव होने लगता है, और भार में कमी, वजन भी घटने लगता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विटामिन इन डिटेल। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला पॉइंट। हाँ चलिए आइए आगे देखते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं कौन, हाँ विटामिन जो होते हैं सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, इसीलिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कुपोषण क्या होता है। विटामिन साथियों हम लोग न्यूट्रिएंट्स हमारा ओवर हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि मैल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पहले तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देख लेते हैं क्या होता है। देखिए साथियों, एक 2 रोग, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है, जिसको एक को बोलते हैं क्वासरकर, एक मरासमस बोलते हैं। तो क्वासरकर में क्या होता है, यह बच्चों में मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है, और यह स्थिति लगभग 12 माह की आयु में, लगभग 1 साल ना में आती है, जब माँ के दूध की अनियमितता, यानी रेगुलर बच्चे को दूध नहीं मिल रहा माँ का, तो हो जाती है। इसमें क्या होता है, बाजू एवं टांगें अत्यधिक पतली हो जाती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर तथा मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है, यानी बच्चे का जो माइंड है ना अच्छी तरह से डेवलप नहीं करेगा, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। और कभी कभी अत्यधिक प्रोटीन की कमी से क्या होता है, पैर एवं पेट फूल भी जाते हैं, पतले भी होंगे और फूल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, क्वासरकोर, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। ये अक्सर पूछा था कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो क्वासरकोर और मरासमस, ये आप याद रखेंगे। दूसरा रोग क्या है, मरासमस। देखिए क्या होता है, मुख्यतः शरीर में, जिसको जिगर बोलते हैं, ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है, इनमें बच्चा बहुत कमजोर दिखाई देता है, शरीर में यानी लीवर में संचित जो ग्लाइकोजन का भोजन के अभाव में प्रयोग होने लगता है। जब शरीर में भोजन ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बच्चे को सही उसका पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में है, संचित ऊर्जा में, उसका इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है, का भोजन का
के अभाव में प्रयोग होता है। इसके बाद भी अगर भोजन न मिलने पर, अगर ग्लाइकोजन पूरा यूज हो गया उसके बाद भी अगर उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए शरीर में पहले वसाओं का तो पहले फैट टूटना शुरू करेंगे बॉडी में, ठीक है। जो हमारे बच्चे के मतलब बच्चे के शरीर में जो मांस वगैरह जो हेल्दी है ना, वो पहले कमजोर होने लगेगा। बाद में क्या होता है, जब वसा भी फैट भी खत्म हो जाएंगे कंटिन्यूस, उसको अगर नहीं मिल रहा प्रोटीन की सप्लाई, तो क्या होगा, प्रोटीन का भी खंडन होने लगता है, ठीक है। इसी को भूखमरी, स्टारवेशन भी कहते हैं। भूखमरी इसी को कहते हैं, प्रोटीन, जब हमारी बॉडी से प्रोटीन टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करने लगे ना, तो समझ लीजिए को भूखमरी की कंडीशन आ गई है, स्टारवेशन कंडीशन आ गई है। सामान्यतः यह 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक के उन बच्चों में होता है जो कि माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। इसमें लक्षण भूख न लगना, डायरिया, मानसिक मंदता और क्या है, मंद सांसें, मैंने सांस बहुत हल्के की चलेगी, गति, सांसों की गति जो है क्या होती है, बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है, मरासमस में। आगे देख लेते हैं कुछ नोट्स के पॉइंट्स साथियों, क्या है प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनता है वो किससे बनती है, प्रोटीन से। आगे देखते हैं क्या है, विटामिन सी मानव मूत्र में पाया जाता है, कुछ की पॉइंट्स करके प्रोटीन से रिलेटेड। विटामिन सी मानव मूत्र में क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन के यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जल में पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इटाइटाइड नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और क्या है, हाँ, और नाइट्रेट की अधिकता से, अगर नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से तथा नींबू का अंगमारी रोग कॉपर की कमी से होता है। और विटामिन सी को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, मतलब क्या, प्रतिरक्षी विटामिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पाचन। अब हम लोग साथियों अब पाचन शुरू करते हैं। अभी तो हम लोग तो न्यूट्रिशन देख रहे थे, अब हम लोग पाचन शुरू करते हैं। आइए कुछ कवर कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पाचन देखते हैं, या तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं साथियों, ठीक है। अब इसको यहीं तक छोड़ते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन देखेंगे। थैंक यू।